नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और यह लेक्चर संख्या 5 है मित्रों। लेक्चर संख्या 5 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर संख्या 5 आपका है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह लेक्चर वीडियो है। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स चाहिए, पूरा कंप्लीट कोर्स जिनको भी चाहिए वह लोग मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। इसकी फीस केवल 1499 रुपए रखी गई है। और अगर आप लोग टीआरई 3 के लिए नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं, देख सकते हैं कितनी बढ़िया नोट्स और टेस्ट सीरीज है। नोट्स भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो इसकी फीस केवल 799 रुपए रखी गई है। 1799, ठीक है, 799 रुपए रखी गई है। तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहें। आइए शुरुआत करते हैं। लेक्चर संख्या 5। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। आइए, कलिंग युद्ध क्या है? कलिंग युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग विजय किया था, उसे संबंधित यह है। और कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ जिससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने अपने हथियार फेंक दिए और बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया और संघ में शामिल हो गया। तो वह है कलिंग युद्ध, जिसने 1 लाख लोग कलिंग युद्ध में मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। भीषण रक्तपात हुआ और इस भीषण रक्तपात से सम्राट अशोक काफी दुखी हुआ। तो देखिए, अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग वही राज्य है जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख व्यक्ति मारे गए और 1.5 लाख के करीब इसमें बंदी बनाए गए। कई गुना लोग इसमें घायल हुए, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़े। मतलब इस युद्ध से और इस भीषण रक्तपात से सम्राट अशोक की आत्मा बहुत ही द्रवित हुई, ठीक है। और कलिंग युद्ध का बहुत ही भीषण परिवर्तन भी आया, उसका महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा। देखिए, उस युद्ध से सम्राट अशोक को युद्ध से घृणा हो गई और जीवन भर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा इसने ले लिया। भीषण रक्तपात और संहार देखकर वह बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वह भीषण रक्तपात देखा, रक्त संहार देखा और उससे उसकी आत्मा काफी खिन्न हो गई। उसके बाद उसने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। तो बौद्ध धर्म अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित किसने किया था? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक शांतिवादी हो गया और राज्य विस्तार की नीति का परित्याग करके उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय अपना लक्ष्य बनाया। तो अब क्या किया? राज्य जीतने के जगह पर क्या कर लिया? धर्म विजय कर लिया, ठीक है। धर्म विजय मतलब धर्म विजय। इस युद्ध के बाद उसने क्या किया? मदिरापान, मांस, बलि आदि पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी, इसे बंद करवा दिया। अपने राज्य में मदिरा, मांस और बलि प्रथा को पूरी तरह से इसने बंद करवा दिया। संयम और विचारों की पवित्रता, दया, दान, सत्य, सेवा, श्रद्धा आदि पर बल दिया, ठीक है। अशोक ने एक उपाधि धारण की थी, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि सम्राट अशोक ने धारण की थी। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। देखिए, आज जो नौ बौद्धवादी लोग हैं, जो अभी नए बौद्ध बने हुए हैं, हालांकि वो बौद्ध हैं नहीं, और बौद्ध तो फिलहाल जो शुरुआत में जो लोग बौद्ध बने हैं असल में बौद्ध वह है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं। आमतौर पर भारत में कोई बौद्ध जल्दी है नहीं, अगर है तो भी वो पूर्वोत्तर भारत वाले जो बौद्ध हैं, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले क्षेत्र में कुछ बौद्ध हैं, फिर आपके लद्दाख में बौद्ध हैं। बाकी वह लोग हैं जो बस राजनीति का शिकार हो गए हैं, राजनीति उनको करनी है। वह लोग, देखिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि सम्राट अशोक भी बौद्ध था और उसने एक उपाधि धारण की थी, देवनाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय। देवताओं से उसे कितना स्नेह था।
सम्राट अशोक के नाम पर लोग अशोक विजयादशमी मनाते हैं, और सम्राट अशोक वही था कि कहता था कि अगर मैं अंतःपुर में भी हूँ, अगर मैं अपने अर्धरात्रि में शयन कक्ष में हूँ और द्वार पर अगर कोई बौद्ध भिक्षु है या फिर ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वही उल्लेख किया था, बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण याचक बनकर अगर अर्धरात्रि में मेरे दरवाजे पर आता है, राजमहल के द्वार पे आता है, तो मुझे तत्काल सूचना दिया जाए, तुरंत सूचना दिया जाए, ताकि मैं नंगे पैर जाकर उसका सेवा कर सकूं, सत्कार कर सकूं। ठीक है, ये बातें अशोक ने कही थी। तो उसका एक उपाधि था देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि इसने धारण किया था, जिसका नाम क्या होता है, देवताओं का प्रिय। तथा राज्य में युद्ध घोष के स्थान पर उसने धर्म घोष अपनाया था, राज्य में युद्ध घोष के स्थान पर उसने धर्म घोष की नीति अपनाई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, गुप्त साम्राज्य के क्या पतन है और पतन के कौन कौन से कारक थे, तो देखिए गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा गया है, थोड़ा सा इसे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, इतने लोग थोड़ा सा महान और चक्रवर्ती शासक हुए। स्कंदगुप्त के बाद भी नरसिंहगुप्त, बालादित्य जैसे भी शासक हुए गुप्त वंश में, लेकिन उसके बाद कुछ समय ऐसा आया कि गुप्त वंश के जो शासक थे वह काफी निर्बल और अयोग्य होने लगे। तो अयोग्य उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त के पश्चात प्रायः सभी गुप्त शासक दुर्बल और अयोग्य थे, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। उत्तराधिकारी के नियम का अभाव, देखिए दूसरा क्या कारण है, उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के नियम के अभाव के कारण अच्छे व्यक्ति राजा नहीं बन पाया। जैसे क्या है कि रामगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो रामगुप्त निर्बल थे, ठीक है, बहुत ही निर्बल शासक थे रामगुप्त, ठीक है, जिसको हटाकर पदच्युत करके क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बनते हैं। तो देखिए उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, उत्तराधिकार के नियम निश्चित नहीं होने के कारण सदैव गृह युद्ध की स्थिति बनी रही, जिससे शासन क्या है, कमजोर होता गया। फिर देखिए नई शक्तियों का उदय, केंद्रीय शक्तियों का कमजोर होने से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिससे राजा के प्रभुत्व को चुनौती मिली, जैसे मालवा का यशोधर्मन, ठीक है। फिर हुणों का आक्रमण हुआ, स्कंदगुप्त के समय में काफी हुणों का आक्रमण हुआ था, कुमारगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ, लगातार आक्रमण हुआ, ठीक है। गुप्त काल में हुण आक्रमण हुए, जिसे इसके पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है हुणों का आक्रमण। फिर देखिए धार्मिक कारण भी है, उत्तरवर्ती गुप्त शासक क्या है, बौद्ध धर्म के प्रति झुके। देखिए गुप्त वंश के जो शासक थे ना, वो वैष्णव थे, सनातन धर्म को मान्यता देते थे, लेकिन बाद में गुप्त वंश के कुछ ऐसे शासक हुए जो बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव हो गया, ठीक है। और बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव होने के कारण भी उनकी सैन्य व्यवस्था जो है दुर्बल हो गई, क्योंकि वो बौद्ध धर्म जब अंगीकार कर लेंगे तो फिर अहिंसा की बातें करेंगे, लड़ाई भिड़ाई की बातें नहीं करेंगे, राजनीतिक विस्तार नहीं करेंगे। तो राजनीतिक विस्तार नहीं करेंगे तो सेना की आवश्यकता क्या है, इससे क्या हुआ, साम्राज्य कमजोर होता गया। क्योंकि बौद्ध धर्म का नियम ही है कि आप साम्राज्य मत बढ़ाइए, आप हिंसा मत करिए, ठीक है, राजनीतिक विस्तार न करिए, क्योंकि राजनीतिक विस्तार करेंगे तो हिंसा होगा, रक्तपात होगा, और जो बौद्ध धर्म में मनाही है, ठीक है। आगे देखिए सामंती व्यवस्था, गुप्त प्रशासन सामंती व्यवस्था पर आधारित था। प्रशासनिक पदों का वंशानुगत होना भी पतन का कारण था। मतलब कि कुछ ऐसे प्रशासनिक पद थे सामंती व्यवस्था में, कुछ ऐसे प्रशासनिक पद थे गुप्त वंश में जो पिता के बाद पुत्र को मिलता था, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त का एक मंत्री था हरिशेन, वह मंत्री भी था, पुरोहित भी था, और उसने कई सारे पद धारण किए थे एक साथ, ठीक है। और हरिशेन के बाद उसका पुत्र भी उसी पद को सुशोभित करता है जो हरिशेन ने किया था, ठीक है। तो सामंती व्यवस्था भी थी, जिसकी वजह से प्रशासनिक पद क्या है, वंशानुगत हो गए, जो पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। आर्थिक कारण क्या थे, गुप्त काल में कृषि पर अत्यधिक दबाव हो गया था, उद्योग व्यापार और नगरों आदि के पतन से आर्थिक संपन्नता में कमी आई। तो यह सभी क्या है, गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, आप जानते हैं कि कुल 16 महाजनपद थे, 600 BC में, और उन 16 महाजनपदों का जो सिरमौर था वह कौन था, मगध था, मगध, जिसने हर्यंक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और बड़े बड़े राजवंशों को जन्म दिया। और उसने संपूर्ण भारत में, मतलब मगध के जो शासक होते थे ना, वो संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता लाए,
ठीक है, मतलब मगध ने ही भारत का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की थी। मगध के उत्कर्ष के कारण तो हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि 16 महाजनपदों में मगध की ही उन्नति क्यों हुई, मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, मगध के उत्कर्ष के क्या कारण हैं, इसे देखेंगे। 600 बीसी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक प्रमुख शक्ति के रूप में मगध महाजनपद शक्तिशाली हुआ। इसके प्रमुख कारक क्या हैं? भौगोलिक स्थिति। पहली बात आपको बता दूं, मगध इसलिए भी शक्तिशाली हुआ कि इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी भाई। इसकी अपनी सामरिक दृष्टि से भी मगध मजबूत था, क्योंकि मगध राज्य के उत्तर में गंगा नदी बहती थी, पश्चिम में सोन नदी बहती थी, पूर्व में चंपा नदी बहती थी और दक्षिण में विंध्याचल पहाड़ी थी जहां पर घने जंगल थे। तो इस तरह से किसी प्रकार से हर तरह से आक्रमण से यह सुरक्षित था, सामरिक दृष्टि से मजबूत था। तो देखिए भौगोलिक स्थिति, मगध की दोनों राजधानियों राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्ग के समान था, वहीं पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन नदियों और पुनपुन नदी से घिरे होने के कारण एक जल दुर्ग के समान था, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति अच्छी थी इसकी, इसलिए कोई इस पर आक्रमण तो नहीं कर सकता था। ठीक है, लोहे के समृद्ध भंडार। अब देखिए दूसरा प्रमुख कारण मगध के उत्कर्ष के, लोहे के समृद्ध भंडार, मतलब मगध में लोहे की खानें थी, और जब लोहे की खानें रहेंगी तो उन लोहे से कृषि के उपकरण बनाए जाने लगे, उन लोहे से और हथियार बनाए जाने लगे, औजार बनाए जाने लगे। ठीक है, रक्षा संबंधित। तो इससे क्या हुआ, सैनिकों के पास लोहे के हथियार मिल गए तो सैनिक भी ताकतवर हो गए। तो मगध के दक्षिणी क्षेत्र आधुनिक झारखंड में लोहे के भंडार होने के कारण लोहे के हथियार एवं उपकरण आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है, उपजाऊ भूमि, कुल मिलाकर अस्त्र शस्त्र भी मगध के पास हो गया। फिर देखिए उपजाऊ भूमि, अब देखिए बता दूं कि जो मगध महाजनपद था यहाँ की भूमि काफी उर्वर थी, क्योंकि यह नदियों की घाटी में था। ठीक है, नदियों ने यहाँ की मिट्टी को क्या किया था, उर्वर बनाया था। तो मगध का क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी उर्वर था, यहाँ के लोग अन्न उत्पादन पर निर्भर थे। अब देखिए चौथा, देखिए जलमार्ग से यातायात के साधन। अब गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां बह रही हैं, तो जलमार्ग भी एक यातायात का साधन मुहैया करा रहा है। तो गंगा उसकी सहायक नदियों के समीप होने के कारण जलमार्ग से यात्रा सस्ता और आसान होता था। अब देखिए हाथियों की उपलब्धता, मतलब यहाँ के घने जंगलों में हाथियां मिलती थी। ठीक है, हाथियां मिलती थी और हाथियों का काम किसमें लगाया जाता था, हाथियों का काम सेना में लगाया जाता था। हाथियों की भी अलग सेना होती थी। ठीक है, तो युद्ध में काफी महत्वपूर्ण भूमिका हाथियां निभाती थी। तो इस क्षेत्र के घने जंगलों से हाथी काफी संख्या में पाए जाते थे, जिनका युद्ध में काफी महत्व था। हाथियों के दलदल स्थान और दुर्गों को तोड़ने में काफी सहायता मिलती थी। तो हाथियां क्या करती थी, दलदल स्थान में आसानी से यात्रा करती थी और दुर्गों को तोड़ने में काफी सहायता करती थी हाथियां। ठीक है, तो हाथियां भी मिल गई। फ्रीजों के शासक, और सबसे बड़ा चीज तो यह है कि मगध का उत्कर्ष इसलिए भी हो गया कि उसके पास योग्य शासक थे। हरेंद्र वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु, नंद वंश में भी आपका महापद्मानंद जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी, फिर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे दिग्विजयी शासक थे। तो इतने बड़े बड़े शासकों की राजधानी रही है, राज्य रहा है मगध, जिसने संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता लाया। तो मगध के आरंभिक शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद आदि अत्यधिक योग्य एवं महत्वाकांक्षी थे। उनकी नीतियों ने मगध का विस्तार किया। तो यह प्रमुख कारण था मगध के उत्कर्ष के। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 और इसकी फीस केवल 799 रुपये रखी गई है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज और नोट्स, पीपीटी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज बस चाहते हैं तो इसकी फीस केवल 799 रुपये है। ठीक है, और अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ टीजीटी, पीजीटी सबकी तैयारी करना चाहते हैं, टीआरई 3 का भी, 4 का भी, आगे जो भी वैकेंसी निकलेगी 1 ईयर तक, ठीक है, जैसे यूपी में जीआईसी पीजीटी भी निकलने वाला है, एलटी ग्रेड निकलने वाला है, ईएमआरएस निकलने वाला है, तो कंप्लीट तैयारी के लिए 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ जो फीस है वो 1499 रुपया है। और केवल टीआरई 3 के लिए 799 रुपया रखा गया है। इसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे और इसमें भी बहुत कुछ मिलेगा और लगातार तैयारी चलती रहेगी। और ये लेकिन ये आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।